हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर बताते चलूँगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है। तो आंसर यहाँ पर आपका सा यहाँ पर राइट है, लिखाई और पढ़ाई। पहला ऑप्शन था संतुलित भोजन, ये डालता है। प्रतिदिन व्यायाम, ये भी डालता है। और गहरी निद्रा और आराम, ये भी। ठीक है, जो लिखाई और पढ़ाई है ये हमारा शारीरिक स्वास्थ्यता पर प्रभाव नहीं डालता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कब्जा जोड़ का अच्छा उदाहरण है। मतलब कब्जेदार जो संधि है उसके बारे में बात कर रहा है, कब्जादार जो जोड़ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा आंसर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कोहनी का जोड़ है। ठीक है, जिसको एल्बो जॉइंट कहते हैं। जो हमारा ये पहला वाला है कंधे का जोड़, ठीक है, इसे शोल्डर जॉइंट, टखने का जोड़ नी जॉइंट, और कूल्हे का जोड़ हमारा जो पीवट वाला जॉइंट है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा जो कब्जेदार संधि होती है वो कहाँ होती है? कोहनी में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन का दूसरा गति का नियम है। जो अगर आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ न्यूटन्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात अगर करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे उनके 3 नियम हैं। तो उसमें से ही दूसरे नियम की बात कर रहा है। तो आंसर यहाँ पर सीधा आपका राइट है, हमारा सा वाला आंसर यहाँ पर राइट है, त्वरण का नियम। जो सबसे पहला नियम हमारा है वो कौन सा है? जड़त्व का नियम। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। त्वरण का नियम जो हमारा दूसरा है, त्वरण का नियम ये वाला सा वाला त्वरण का नियम है। तो इसको अगर हम बात करें इंग्लिश में तो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन कहते हैं। और तीसरा हमारा है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, जिसको हम इंग्लिश में लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर जो राइट है वो यहाँ पर हमारा आंसर है सा वाला त्वरण का नियम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है। एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जाता है? तो सीधा ये राइट आंसर यहाँ पर आपका है शरीर संरचनात्मक आयु। ठीक है, शरीर संरचनात्मक आयु का जो एक्सरे के माध्यम से पता लगाया जाता है। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं। समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं, क्या मानते हैं? सीधे मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूँ। दा है हमारा आंसर राइट है, सामाजिक सांस्कृतिक घटना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 25वां प्रश्न है, वक्ष अस्थि का शरीर रचनात्मक नाम है। वक्ष अस्थि मतलब जो हमारे चेस्ट के पास होती है, सीने के पास होती है। तो यहाँ पर उसका जो है शरीर रचनात्मक, उसका नाम पूछ रहा है यहाँ पर क्या है? तो सीधा राइट आंसर यहाँ पे है स्टर्नम। स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम में हड्डी होती है, वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, जिससे हमारी जो रिब्स केज होती हैं वो जुड़ी होती हैं, इस तरह से होती है। और यहीं से हमारी रिब्स केज इस तरह से आपस में आपको जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब महिलाओं में निम्न या केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को बनाता है। क्या बनाता है? बहुत स्थायी। सीधा राइट आंसर यहाँ पर हमारा दा है, बहुत स्थायी बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेत मांसपेशी तंतु कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होती हैं? ठीक है, कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होती हैं? ये तेज संकुचन के लिए। ठीक है, मतलब जो फास्ट संकुचन होता है, तेज संकुचन, उनके लिए श्वेत मांसपेशियां तंतु बेहतर होते हैं। यहाँ सेल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ते थे रेड ब्लड सेल, रेड वाइट ब्लड सेल, मसल्स फाइबर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पर, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो सीधे हम राइट आंसर यहाँ पर देखते हैं। हमारी जो आवश्यकता है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए। ठीक है, जो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है वो क्या है? इसका राइट आंसर है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, मनोविज्ञान का जो जनक है उनको माना जाता है बिल वेल्सवुड को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर हम। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है?
ये हम लॉ ऑफ लर्निंग जो हम पढ़ते हैं उसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, सीखने के नियम की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन है, सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है। तो आंसर डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट है, प्रभाव का नियम। हमारे 3 नियम होते हैं। सबसे पहला हमारा है हमारा तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, फिर अभ्यास का नियम। ठीक है, जहाँ पर तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या हम अभ्यास का नियम पढ़ते हैं, जिसमें अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटते हैं हम, हमारा उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। ठीक है, ये हमारा जो अभ्यास का नियम इसको 2 भागों में बटा है यहाँ पर। एक हमारा है उपयोग का नियम, दूसरा है अनुपयोग का नियम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा कौन सी आयु का पता लगाया जाता है। तो आंसर आपको सीधे मैं बताता हूँ, राइट आंसर आपका है मानसिक आयु का। ठीक है, अगर हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा आयु का पता लगाते हैं, ठीक है, तो कौन सी आयु हमको पता चलती है, मानसिक आयु पता चलती है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, शारीरिक संरचना विकृति में कुबड़ अथवा गोल पीठ कौन सी है। ठीक है, कुबड़ की यहाँ पे बात कर रहा है, तो हम सीधे राइट आंसर की बात करते हैं, तो हमारा है काइफोसिस। काइफोसिस होता क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं हम काइफोसिस के बारे में। अगर हम काइफोसिस की बात करें तो ये हमारी स्पाइन है, ये हमारी स्पाइन है। ठीक है, ये हमारी स्पाइन है। तो जो हमारा काइफोसिस होता है वो क्या करता है, काइफोसिस क्या करता है, वो हमारी स्पाइन पे इफेक्ट करता है। ये हमारी स्पाइन है, मान के चलिए। ठीक है, तो जो काइफोसिस हमारा होता है, जिसको हम हिंदी में कुबड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये हमारा थोरेसिस को इफेक्ट करता है। जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पर हमारा थोरेसिस है, तो इस तरह से आपको कुछ कुबड़ दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारी स्पाइन है और ये हमारा क्या है, काइफोसिस। जो इस तरह से बाहर की ओर पीठ निकल जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, काइफोसिस बोलते हैं। इसी को हम काइफोसिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब पीठ का बाहर निकलना या कुबड़ का निकलना क्या कहलाता है, काइफोसिस निकलता है। और काइफोसिस क्या करता है, जो हमारा थोरेसिस रहता है उसी को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, और ये हमारी स्पाइन की हमारी डिफॉर्मिटीज़ हैं। स्पाइन में 3 तरह की डिफॉर्मिटीज़ हमारी होती हैं। सबसे पहले हमारी काइफोसिस, ठीक है, फिर लॉर्डोसिस होती है, स्कोलियोसिस। ये तीनों कहाँ होती हैं, ये तीनों पाई जाती हैं हमारी स्पाइन के अंदर। ठीक है, और नौकनी जो हमारी है वो हमारी नी की होती है, मतलब नी में पॉस्चर डिफॉर्मिटीज़ होती है। एक पॉस्चर डिफॉर्मिटीज़ में मैंने एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने मतलब पूरा डिटेल्स में बता रखा है पॉस्चर डिफॉर्मिटीज़ कहाँ कहाँ होती हैं और उसको किस किस साइंटिफिक नेम से भी जानते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मैं दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं पॉस्चर डिफॉर्मिटीज़ के बारे में। चलिए अगला देखते हैं हम, निम्न में से कौन सी शर्त सीखने में पठार की घटना का कारण नहीं है। तो यहाँ पर सीधे मैं आपको आंसर बताता हूँ, वो है शारीरिक सीमा। ये आपका राइट आंसर है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, सीखना आदत ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने परिभाषित किया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सीधे है क्रोता थाको। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, मांसपेशियों के किसी कार्य के दौरान उस संकुचन को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल तनाव उत्पन्न होता है। मतलब ये है कि एक्टिविटी हम करते हैं पर किसी भी प्रकार का उसके अंदर मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ना भी मांसपेशियाँ छोटी होती हैं, ना ही मांसपेशियाँ उसके अंदर बड़ी होंगी, पर तनाव होता रहेगा। तो डायरेक्ट आपका राइट आंसर यहाँ पर है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक मतलब होता है कि मान के चलिए अगर हम किसी वॉल को पुश करते हैं, एक दीवार है उसको पुश करते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। किसी भी प्रकार का एक ये डंबल है हमारे पास, एक ये डंबल है, एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। ये हमारे पास एक डंबल है, इस डंबल को एक हाथ के द्वारा अगर होल्ड किया गया है, इस डंबल को होल्ड किया गया है, ठीक है, इस डंबल को अगर हम होल्ड करते हैं, इस डंबल को होल्ड करते हैं, तो ये जो हाथ के द्वारा डंबल को होल्ड किया गया है और किसी भी प्रकार की इसमें मांसपेशी ना छोटी हो रही ना बड़ी हो रही, पर टेंशन इसके अंदर उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज या आइसोमेट्रिक मोमेंट कहलाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक जगह पे यहाँ पे दिया है आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक में क्या होता है कि मसल्स की लेंथ छोटी होती है और बड़ी भी होती है। फिर आइसोकाइनेटिक ये हमारी साइबेक्स मशीन, मतलब जो अगर जिम वगैरह में आप जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारी आपको मशीन देखने को मिलती हैं, तो उसके माध्यम से जो एक्सरसाइज की जाती हैं वो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कहलाती हैं। आगे चलते हैं हम, बुद्धि का द्वितीय कारक सिद्धांत के विकास का श्रेय
किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर सीधे आपका राइट आंसर है स्पीयरमैन। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, जो सीखने की अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, सीधे यहाँ पर राइट आंसर हम देखते हैं कोहलर ने। ठीक है, अगला चलते हैं, प्राकृतिकवाद का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, जिसको हम नेचुरलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्राकृतिकवाद का जन्म किसे माना जाता है? यहाँ पर सीधे हम देखते हैं राइट आंसर रूसो को माना जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशिक्षण के स्थानांतरण क्या हैं? तो आंसर आपका सीधे यहाँ पर हमारा जो राइट है वो डी आंसर आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं, उत्प्रेरणा का पुनर्बलन का मत किसने दिया? तो आंसर यहाँ पर सीधे हम देखते हैं द आंसर यहाँ पर राइट है हमारा स्किनर ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवसायिक नैतिकता का सत्वसार निहित है। तो हमारा सीधा यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सा है, व्यवसाय के प्रति समर्पण। अगला हम प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक्टोमॉर्फ शरीर रचना का घटक नहीं है? तो आंसर यहाँ पर सीधा हम देखते हैं सा वाला, मजबूत और लंबी गर्दन। ठीक है, हमारे 3 बॉडी टाइप थे। ठीक है, कौन कौन से थे? एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। ठीक है, ये शेल्डन ने तीनों दिए थे। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से विस्तार पूर्वक वीडियो बना रखी है, जिसके मैंने साइंटिफिक नेम भी वहाँ पर बता रखे हैं, विद इमेज के साथ आपको समझाया भी गया है। तो वहाँ भी आप जा कर के शेल्डन के टाइप्स वहाँ पर देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में भी वीडियोस के पड़ी होंगी। आगे चलते हम देखते हैं, जब कोई जोड़ गति करता है तथा इस दौरान उस जोड़ की 2 हड्डियों के बीच कोण बढ़ता है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? तो सीधे मैं आपको आंसर बताता हूँ यहाँ पर विस्तार। अगला प्रश्न देखते हैं, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? तो सीधा आंसर यहाँ पर हम देखते हैं व्यक्तित्व की आवश्यकता से। अगला प्रश्न देखते हैं, काइंसोलॉजी और खेल बायोमैकेनिक एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर जो राइट है वो है आंसर आपका राइट है, खेल मनोवैज्ञानिक काइंसोलॉजी का विशिष्ट भाग है। आंसर आपका यहाँ पर बी राइट है, खेल बायोमैकेनिक्स काइंसोलॉजी का विशिष्ट भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से उत्तोलक में बल आधार तथा प्रतिरोध के बीच में होता है? तो सीधा आंसर आपका यहाँ पर राइट है, टाइप 3। 3 प्रकार के हमारे लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। अगला चलते हैं हम, किसने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना? तो आंसर सीधा यहाँ पर हम बताते हैं आपको, हारोल्ड एम बैरो ने। अब हम अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं अपना 48वां प्रश्न में यहाँ पर देखते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सी मानव की संस्कृति धरोहर है? तो सीधा मैं आंसर आपको बताता हूँ यहाँ पर, आंसर ए यहाँ पर राइट है, खेल क्या है? मानव की संस्कृति धरोहर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गोला फेंक की लैंडिंग खंड का कोड होता है, जो यहाँ पे सेक्टर पूछ रहा है, लैंडिंग सेक्टर ऑफ शॉटपुट की यहाँ पे बात कर रहा है, तो वो कितना होता है? सीधा आंसर मैं पे आपको बताता हूँ 34.92, ये हमारा लैंडिंग कोण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, पुरुषों के लिए गोला फेंक के गोले का न्यूनतम भार होता है, वेट ऑफ शॉटपुट की यहाँ पे बात कर रहा है, तो वो पुरुष वर्ग में कितना होता है? सीधे आंसर मैं आपको बताता हूँ 7.265 किलोग्राम इसका वज़न होता है। और वहीं अगर महिलाओं की हम बात करते हैं तो महिलाओं में कितना होता है? 4 kg का। ठीक है, कहीं पे 7.260 kg भी दिया रहता है और कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 7.265 kg। ठीक है, अगला चलते हैं हम आगे देखते हैं,
जकार्ता एशियन गेम्स 2018 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? ठीक है, तो सीधा आंसर हम आपको यहाँ पे बताते हैं, रानी रामपाल। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर है, रानी रामपाल, रानी रामपाल। अगला हम प्रश्न देखते हैं, एशियन गेम्स 2018 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने रजत पदक प्राप्त किए गए थे? तो सीधा आंसर आपका यहाँ पर राइट है, 24 रजत पदक यहाँ पर प्राप्त किए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एस शब्द किससे संबंधित है? एस शब्द किससे संबंधित है? तो सीधे आंसर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा टेबल टेनिस, टेबल टेनिस हमारा राइट आंसर है यहाँ पर, टेबल टेनिस। अगला प्रश्न देखते हैं, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो सीधे अगर आंसर की हम बात यहाँ पर करते हैं तो आंसर हमारा सा यहाँ पर है, फुटबॉल से संबंधित है मर्डेका कप। अगला हम देखते हैं, स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा स्वेथलिंग जो कप है वो सीधे हमारा टेबल टेनिस से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, डिग एक्सप्रेस उपनाम एल को इससे भी जाना जाता है। डिग एक्सप्रेस किसको हम बोलते हैं? यहाँ पर हमारी एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं हिमा दास 400 मीटर एथलीट हैं हिमा दास। और एशियाई खेलों 2018 में भारतीय महिला कबड्डी दल ने कौन सा पदक जीता था? ठीक है, तो आंसर की अगर हम बात करें तो रजत पदक यहाँ पे जीता था हमारा, किसमें जीता था? एशियाई खेल 2018 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने। ठीक है, अगला हम प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, कबड्डी में प्रत्येक रेड सीमित होती है। जो प्रत्येक रेड होता है उसका समय कितना होता है? यहाँ पर सभी को पता है, ये 30 सेकंड का समय दिया जाता है। अगर 30 सेकंड के बाद भी आप अगर अपोनेंट के पाले में हैं तो वो रेडर वहाँ पर सेल्फ आउट माना जाता है, खुद से आउट, क्योंकि उसने 30 सेकंड से ज़्यादा समय लिया है। अपनी सांस तोड़ता है तब भी वो सेल्फ आउट माना जाता है। ठीक, कबड्डी पे भी मैंने विस्तार पूर्वक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। लंबी कूद के रनवे की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? हम लंबाई पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लॉन्ग जंप रनवे की यहाँ पे बात कर रहा है, तो आंसर यहाँ पर न्यूनतम लंबाई की बात कर रहा है तो 40 मीटर होती है, 35 से 40 मीटर होती है। ठीक है, एथलेटिक्स पे भी मैंने बहुत सारी विस्तारपूर्वक वीडियो बना रखी है, जहाँ पर मैंने सबसे अच्छा उसके अंदर बहुत चीज़ें समझा रखी है। हाउ मार्क ट्रैक, कैसे आपको ट्रैक को मार्क करें उस पर बता रखा है मैंने। रिले रेस पे विस्तारपूर्वक वीडियो बना रखी है मैंने, थ्रोइंग इवेंट भी बना रखी है, सेक्टर को कैसे मार्क करें। एथलेटिक्स की पूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी वीडियो को देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, हॉकी में पेनाल्टी शूट आउट समय है, कितना समय होता है पेनाल्टी शूट आउट का? यहाँ पर हमारा जो सीधा आंसर की बात करते हैं 8 सेकंड होता है पेनाल्टी शूट आउट के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो सीधे आंसर की अगर हम बात करते हैं MS धोनी को। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बास्केटबॉल में ओफेन के खिलाड़ी का प्रथम लक्ष्य क्या है? तो सीधा प्रथम लक्ष्य उनका है स्कोर। अगला प्रश्न देखते हैं, 33वां ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? जो 33वां ओलंपिक खेल है वो कहाँ आयोजित होगा? हमारा पेरिस। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, शारीरिक शिक्षा के पहले प्रोफेसर कौन थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो पहले जो प्रोफेसर थे जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है वो है यहाँ पर, सीधा आंसर हम देखते हैं प्रोफेसर करण सिंह को। अगला हम प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार व राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी एक को दिए हैं? ठीक है, ये तीनों पुरस्कार, जो अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य भी है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी एक को दिए हैं। ठीक है, तो उनका बार बार नाम यहाँ पर आता है गोपीचंद फुला। अब हम अपना अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, वनडे वंडर्स पुस्तक के रचयिता खिलाड़ी हैं? सीधे हम आंसर देखते हैं हमारे सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं 2018,
2018 विंबलडन महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता इनमें से किसने जीती? ठीक है, तो यहाँ पर सीधा आंसर मैं आपको बताता हूँ। आंसर आपका यहाँ पर सा राइट है, एंजेलिक केबर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए और कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, लिस्ट यहाँ पर देखते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट बी, मतलब सूची 1 और सूची 2 की यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से देखने को पा रहे हैं कि टोक्यो, यहाँ पर टोक्यो लिखा है, मैक्सिको लिखा है और म्यूनिख लिखा है और मॉन्ट्रियल लिखा है। तो ये 1968, 1972, 1964 और 1976, मतलब कौन से ओलंपिक किस किस सन में हुए यहाँ पर वो दे रखा है। तो सीधा मैं आपको राइट आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या है, फिर आप आराम से उसको मिला सकते हैं। राइट आंसर की हम बात करें सीधे यहाँ पर, तो जो आपका राइट आंसर है वो आंसर यहाँ पर आपका है आ वाला, आंसर आपका राइट है, आंसर आपका राइट है। ठीक है, 3, 1, 2, 4। ठीक है, आ का हमारा कौन सा होगा? तीसरा। आप आराम से मिला सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से यहाँ से मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम अपना अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, डेकाथलॉन का आखिरी इवेंट हमेशा होता है। ठीक है, डेकाथलॉन एक प्रतियोगिता है, ठीक है, जिसको हम बहुत सारी इसके अंदर प्रतियोगिताएं होती हैं, ट्रैक एंड फील्ड की टोटल 10 प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको डेकाथलॉन बोलते हैं। और ये डेकाथलॉन जो प्रतियोगिता होती है सिर्फ और सिर्फ मेंस के अंदर होती है। और अगर वोमेंस की बात करते हैं, वोमेंस के अंदर हेप्टाथलॉन होती है, कंबाइंड प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारी प्रतियोगिताएं इसके अंदर ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं और 2 दिन की प्रतियोगिता ये होती हैं। एक दिन 5 इवेंट होते हैं, फिर दूसरे दिन 5 इवेंट होते हैं। ठीक है, जो अंतिम हमारी प्रतियोगिता है वो हमारी 1500 मीटर दौड़ इसके अंदर होती है। तो यहाँ पर सा जो हमारा है 1500 मीटर दौड़ वो राइट है। ठीक है, प्रत्येक जो इवेंट हैं उस वो हो जाने के बाद आधा घंटा का मिनिमम आपका रेस्ट होता है कि खिलाड़ी को दूसरी प्रतियोगिताएं कराने के लिए समय थोड़ा सा मिलना चाहिए। तो टोटल मैंने जैसे आपको बताया कि 10 इवेंट होते हैं, 5 इवेंट एक दिन ऑर्गेनाइज होते हैं, 5 इवेंट एक दिन होते हैं। इसमें पॉइंट सिस्टम होता है, जिसके पॉइंट अधिक रहते हैं वही खिलाड़ी इसके अंदर विनर माना जाता है। और हर इवेंट में अलग अलग पॉइंट दिए जाते हैं, प्रथम आने पर अलग पॉइंट, सेकंड आने पर अलग पॉइंट, थर्ड आने पर अलग पॉइंट इसके अंदर दिए जाते हैं। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं, ठोस स्वर्ण पदक ओलंपिक में आखिर बार कब दिए गए? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठोस स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब दिए गए थे? तो आंसर यहाँ पर आपका राइट है, 1912। अगला हम देखते हैं प्रश्न यहाँ पर हमारा है, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक, आदर्शवाद के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? यहाँ पर हमारे प्लेटो, दर्शन शास्त्री। ठीक है, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है वो हमारे प्लेटो हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, इलियड व ओडिसी 2 ये ग्रंथ थे, ठीक है, महाकाव्य थे, इलियड और ओडिसी, जो कि हमारे जब आप एथेंस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये प्राचीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो जब आप होमर काल पढ़ेंगे, होमर काल के अंदर हमारे जो इलियड और ओडिसी 2 महाकाव्य थे, ये किसने लिखे थे? ये होमर ने लिखे थे। आंसर के यहाँ पे दे रखा है होमर। इलियड व ओडिसी के रचयिता थे होमर। ठीक है, होमर एक नेत्रहीन कवि थे जिन्होंने 2 महाकाव्य लिखे थे। वो आपके 2 महाकाव्य थे, इलियड और ओडिसी। ठीक है, चलिए ये होमर काल जब आप पढ़ोगे उसके अंदर आपको मिलेगा। आगे चलते हैं हम, स्नाइपस का साई में विलय कब हुआ? स्नाइपस का साई में विलय कब हुआ? ठीक है, तो सीधा आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 1987 में। अगला हम देखते हैं यहाँ पे, LCPE ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे। ठीक है, जो हमारा LNP ग्वालियर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो जो संस्था है वहाँ के जो प्रथम प्रधानाचार्य थे वो कौन थे? वो हम PM जोसेफ। अगला प्रश्न देखते हैं, YMCA की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ, 1920 में। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसका फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं YMCA। ठीक है, अगला देखते हैं हम, डिडास वैसे यहाँ पर होता है डिडास्केलियम, ठीक है, पर यहाँ पर डिडास्लेम लिखा है, प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये जो डिडास्लियम था ये हमारा एक संगीत विद्यालय के रूप में प्रचलित था। ठीक है, यूनान जब आप पढ़ोगे उसके बारे में तो वहीं पे आपको दे रखा है, कहीं डिडास्केलियम दे रखा है, कहीं डिडास्लियम है, दोनों एक ही हैं।
राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? तो हम किसकी खिलाड़ी थी यहाँ पर? हाँ, रानी ये जो हैं राजकुमारी अमृत कौर, ये टेनिस की यहाँ पर खिलाड़ी थी। ठीक है। कौन सा काल प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना जाता है? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका दे रखा है 2500 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, और कहीं कहीं पे 2000 से 1000 ईसा पूर्व भी दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। किसने जर्मनी में टर्मेरियन आंदोलन की शुरुआत की? ठीक है, टर्मेरियन मोमेंट भी इसको बोलते हैं, टर्मेरियन मोमेंट भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी? लुडविग जॉन ने। आंसर बी यहाँ पर आपका राइट है, लुडविग जॉन। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। एशियाड आंदोलन की कल्पना किसने की थी? ठीक है, तो किसने की थी? हमारे यहाँ पर एक ऑप्शन राइट है, प्रोफेसर जीडी सोंधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? ठीक है, जो वृद्धि है वो निम्नलिखित कालों में किस काल में सबसे अधिक होती है? तो किसमें होती है? शेषव काल में। कौन सा क्रेस्मर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, क्रेस्मर ने भी आपके 3 वर्गीकरण दिए थे, अब आगे हम जानेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर सीधे राइट हम आंसर देख लेते हैं, कोलेरिक। ठीक है, उन्होंने दिए थे पिकनिक टाइप, एथलेटिक टाइप और एस्थेनिक टाइप। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो खेल मनोविज्ञान के जनक थे वो थे कॉलमैन ग्रिफ्थ। साइको का अर्थ है आत्मा, तो आंसर आपका सी यहाँ पर सीधे राइट है, आत्मा। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? ठीक है, तो सीधे मैं आपको आंसर बताता हूँ यहाँ पर, थॉर्नडाइक ने। सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं। जो सिगमंड फ्रायड थे वो किसके जनक माने जाते हैं यहाँ पर? मनोविश्लेषण के सिद्धांत के। मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देशनात्मक विधि किसे माना जाता है? ठीक है, वो है हमारा उत्तर नंबर आ यहाँ पर राइट है, प्रयोगात्मक विधि को माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। मनोवैज्ञानिक मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन है किसके अनुसार? ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए राइट है, यहाँ पर क्रोकस और स्टेन के अनुसार। अब हम अगले प्रश्न अपने देख लेते हैं। यहाँ पर आखिरी के हमारे प्रश्न हैं ये कुछ जो कि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न यहाँ पर हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है? तो सीधा मैं आंसर आपको बताता हूँ, सीखने में बाधा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, तो वो कारक क्या है यहाँ पर? वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, मैं आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ सीधे कि आपका टाइम बचेगा और आंसर इसके अंदर सामने यहाँ पे लिखा भी है, तो आपका समय बचे, इसके लिए मैं सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ। क्योंकि हर चीज़ अगर मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सीधे आंसर यहाँ पर टेस्ट सीरीज में दे रखा है, तो मैं आपको सीधे आंसर यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। और भी मैंने टेस्ट सीरीज़ और भी प्लेलिस्ट बना रखी है जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका आगामी परीक्षाओं के लिए, तो वहाँ से देख सकते हैं। और जो बच्चे बीपीएड एमपीएड कर रहे हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो वो वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट में जा करके उनको देख सकते हैं। जो बच्चे सीबीएसई में भी 11th-12th में फिजिकल एजुकेशन लिए हैं, या जो बच्चे बीपीएस बीपीएड बीएससी जो स्पोर्ट्स से कर रहे हैं, तो वो भी बच्चे कहीं ना कहीं उनके लिए सहायक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप आराम से उन वीडियोस को वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है? तो सबसे प्रभावी जो जनसंपर्क है वो है खेल प्रतियोगिता। जी बिल्कुल सही है, यहाँ पर खेल प्रतियोगिता के माध्यम से ही जो जनसंपर्क है वो अच्छे से हो सकता है। अगला यहाँ पर प्रश्न हमारा है। पिरामिड प्रतियोगिता किस प्रतियोगिता के अंतर्गत आती है? जो पिरामिड जो हमारी प्रतियोगिता है वो किसके अंदर आती है? चैलेंज प्रतियोगिता के अंदर। ठीक है, चैलेंज प्रतियोगिता के अंदर। ठीक है, इसके अंदर 2 पद्धति आती हैं, एक लैडर टाइप, एक हमारी आती है चैलेंज। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। इसके अंदर
मैंने टूर्नामेंट पे भी वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो सीधा आंसर यहाँ पर आपका है सीखने की स्थिति में सुधार पे। अगला प्रश्न हमारा है शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट रचना है। तो कौन सी रचना है हमारी? अर्धवृत्ताकार। अगला हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न है नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं तो नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाएंगी? तो हमारा सीधा सा यहाँ पर आंसर है कितनी बाई नीचे के अर्ध में दी जाएगी? 3 बाई दी जाएंगी। ठीक है, बाई कैसे निकालते हैं, बाई का क्या फार्मूला होता है, बाई कैसे दी जाती हैं, इस पे भी मैंने एक विस्तार पूर्वक वीडियो बना रखी है। उस टूर्नामेंट पे आप जब जाएंगे उसको ओपन करेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। टूर्नामेंट पे नहीं मिलेगी तो आप वीडियोज़ में देख सकते हैं, उसमें विस्तार पूर्वक मैंने बता रखा है कि बाई आप कैसे निकालते हैं, टीम को कैसे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ मैच कैसे कैसे होंगे, मैंने हर चीज़ विस्तार पूर्वक उस पर बता रखी है। और बाई किस तरह से ऊपर किस तरह से नीचे दी जाती है मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता रखा है, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? तो आंसर सीधे हम देखते हैं यहाँ पर आदेश पद्धति द्वारा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है लीग प्रतियोगिता में मैचों की संख्या पता करने हेतु क्या सूत्र है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र है वो सिंपल सा हमारा सूत्र है यहाँ पर n-1, ठीक है, बटे 2। कुछ इस तरह से हमारा सूत्र देखने को आपको मिलता है n, ठीक है, फिर हमारा n-1 बटे 2, इस तरह से सूत्र आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ये थे हमारे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको